हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म, और इंडक्शन का मतलब होता है सेल्फ प्रोडक्शन इज कॉल्ड इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हो गया प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैग्नेटिज्म। मतलब अपने आप सेल्फ प्रोडक्शन होता है, अपने आप प्रोडक्शन हो जाता है, मैग्नेटिज्म के चलते अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is the phenomenon, electromagnetic induction is the phenomenon of production of electricity, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ए कॉइल when the magnetic flux linked with coil changed. क्या कहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इज अ फेनोमेनन, एक ऐसा क्रिया है, एक ऐसा अभिक्रिया है ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का इसमें प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन मतलब इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ, कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाता है, सेल्फ प्रोडक्शन हो जाता है व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल चेंज। उस कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू यदि चेंज होता है तो उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी या ईएमएफ अपने आप प्रोड्यूस हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जैसा कि आप पढ़े थे इसके पहले आप पढ़े थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या पढ़े थे? इसमें पढ़े थे ऑर्स्टेड साइंटिस्ट के बारे में पढ़े थे। इसमें ऑर्स्टेड साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि यदि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है, इसमें यदि इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। मतलब ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म। ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म है। मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी,
मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म का जो प्रोडक्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसको कौन डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड। एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फैराडे। फैराडे, माइकल फैराडे, एक साइंटिस्ट थे फैराडे। उन्होंने डिस्कवर किया प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो आप पढ़े हैं, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी का जस्ट रिवर्स है, जस्ट रिवर्स है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मैग्नेटिज्म। मतलब इसको कह सकते हैं ये क्या है? जस्ट रिवर्स है। ये है, इसको हम लोग कह सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है? कह सकते हैं उल्टा है, रिवर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का रिवर्स है, उल्टा है। दरअसल होता क्या है? दरअसल होता यह है कि यदि कोई कॉइल में, कह रहा है कैसे पैदा होता है, कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, कैसे ईएमएफ पैदा होता है, तो कहता है कि यदि कोई कॉइल है, उस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता है, तो ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उस कॉइल में एक ईएमएफ पैदा होता है, एक अपने आप ईएमएफ पैदा हो जाता है। इस ईएमएफ अपने आप चूंकि पैदा हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। पहले ईएमएफ पैदा हो गया, और जब कॉइल में ईएमएफ पैदा हो गया, एनर्जी पैदा हो गया, तो उसमें करंट पैदा होगा, करंट फ्लो होगा, तो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, अपने आप होता है। इसलिए इसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है, इसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आपने देखा कि करंट के कारण मैग्नेटिज्म पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। किसने डिस्कवर किया था? ऑर्स्टेड ने। और इसका रिवर्स है, इसका उल्टा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि किसी कॉइल में यदि मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जिसको हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और जब ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उसके कारण उस कॉइल में करंट फ्लो होता है, उस करंट को हम लोग इंड्यूस करंट कहते हैं। मतलब चाहे ईएमएफ इंड्यूस हो, चाहे करंट इंड्यूस हो, इसका मेन कारण क्या है? चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम लोग जरा देखें कि यह मैग्नेटिक फ्लक्स एक्चुअल में है क्या। कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? कहता है, मान लेते हैं कि कोई मैग्नेट के कारण, मान लेते हैं कि कोई एक कॉइल है, एक कॉइल है, इस कॉइल का एरिया मान लेते हैं ए है। तो कहता है कि इससे कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, कहीं से कोई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, तो ये एरिया से कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, कह सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through
passing through any closed surface is called magnetic flux. कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज एरिया है, उस एरिया से कितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग कहते हैं वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन यह प्रैक्टिकल इसलिए नहीं पॉसिबल है कि ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट नहीं किया जा सकता है। जब हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो आखिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू कैसे काउंट होगा? इसलिए एक और डिफिनीशन है। सबसे पहली बात तो यह है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको फाई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। तो इसका कोई दूसरा क्या डिफिनीशन है? तो कहता है कि मान लेते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है, यहां का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है। ये जो एरिया है, इसका एरिया ए है, तो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा कितना? मान लेते हैं यहां का एरिया वेक्टर ए है, ये है, यहां पर का मैग्नेटिक फील्ड है बी। ये एरिया हो गया, और एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एरिया वेक्टर। तो कहते हैं द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B and area vector A is called magnetic flux। यदि आपको कोई एरिया वेक्टर दिया हुआ है, वहां का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, तो कहता है कि दोनों का यदि आप स्केलर प्रोडक्ट कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो यही स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट उसका मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो फाई का वैल्यू है, फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी डॉट ए, या फाई इक्वल टू कह सकते हैं BA cos थीटा। जहां थीटा क्या है? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। फिर थीटा क्या है? इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जैसा आप जानते हैं, एरिया वेक्टर का मतलब हो गया तो सरफेस एरिया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसका जो परपेंडिकुलर होता है, कोई सरफेस एरिया पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल यदि थीटा है, तो वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू होता है BA cos थीटा या B डॉट ए। ये तो हो गया जब ये पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म है। ये जो वैल्यू होता है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है फॉर्मूला। यदि कोई एक सर्टेन एरिया में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होता है? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा? फॉर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करते हैं? मान लेते हैं कोई एरिया है, एरिया पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सभी जगह बराबर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है।
यहां पर B1 है, कहीं पर B2 है, कहीं पर B3 है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है। तो कहता है कि उसके लिए क्या करेंगे, जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो कहता है कि एक हम छोटा सा एरिया ले लेते हैं। छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिए DA, और तो छोटा सा एरिया वेक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो जरूर हम लोग कर सकते, मान सकते हैं यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। एक छोटा सा स्मॉल एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू डी फाई का वैल्यू हो जाएगा, डी फाई का वैल्यू हो जाएगा B डॉट DA, या इसी को कह सकते हैं B DA cos थीटा, जहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया B और यहां का एरिया वेक्टर हो गया DA, दोनों का बीच का एंगल हो गया थीटा। मतलब यदि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हम लोग एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं और उस स्मॉल एरिया एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूनिफॉर्म मान लिए B, तो B डॉट DA मतलब मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एरिया एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए, तो वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। और तब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, B डॉट DA को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, सो जान लिए। साथ साथ ये भी जान लिए कि जब ये स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब जरा देखें इस मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ स्पेशल केस देखिए। Some special cases, केस 1 में देखिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मान लेते हैं। थीटा 0 डिग्री कब होगा, मतलब एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा हो गया 0 हो गया, तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा BA cos 0। तो BA ये होता है मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स हो गया। जब थीटा का वैल्यू 0 हो गया तब फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम हो गया। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, केस 2 if थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया इस तरह का है, तो एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स का वैल्यू हो जाता है BA cos 90, तो cos 90 तो 0 हो गया, तो फ्लक्स का वैल्यू हो गया 0, ये मिनिमम फ्लक्स हो गया, यह जो फ्लक्स हो गया मिनिमम फ्लक्स हो गया। तो
कब फ्लक्स का वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, कब मिनिमम होगा? जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 हो। इस केस में तब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास करेगा, फ्लक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल 90 डिग्री हो, इस केस में तब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू 0 होगा, मिनिमम होगा। तो ये तो हो गया फ्लक्स का वैल्यू। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम कब होता है। अब जरा हम लोग देखें कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। देखिए, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का वैल्यू होता है BA cos थीटा। तो ऐसा यूनिट हो गया। B मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, cos थीटा का तो होगा नहीं, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को कहा जाता है वेबर, इसी को कहते हैं वेबर, कहते हैं वेबर। तो कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हो जाएगा वेबर, वेबर। एसआई में, इन सीजीएस में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का होता है गॉस और एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल, इसी को कहा जाता है मैक्सवेल। ये दोनों में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मतलब वेबर बाय मैक्सवेल। वेबर का मतलब हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये हो गया गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। टेस्ला होता है 10⁴ गॉस, और मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 10⁴, गॉस से गॉस कट गया, इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी कट गया। 10 के पावर हो गया 8, मतलब 1 वेबर बाय मैक्सवेल का वैल्यू होगा 10⁸। तो कह सकते हैं 1 वेबर इक्वल टू हो जाएगा 10⁸ मैक्सवेल। वन वेबर इक्वल टू होता है 10⁸ मैक्सवेल। अब इसका जरा हम लोग डायमेंशन देखें, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा। तो फॉर्मूला तो वही है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए। अब मान लेते हैं, तो क्या करेंगे इसका डायमेंशन के लिए, फाई का डायमेंशन मतलब बी का डायमेंशन, ए का डायमेंशन, कॉस थीटा का डायमेंशन। कॉस थीटा का तो डायमेंशन होगा नहीं। अब बी मैग्नेटिक फील्ड का, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, एफ इक्वल टू आई एल बी। तो बी इक्वल टू हो गया एफ बाई आई इंटू एल।
तो बी को हम लोग लिख दें F/I/L, एरिया। फोर्स का हो गया MLT-2, करंट का हो गया एम्पियर, लेंथ का हो गया L, एरिया का हो गया L²। तो इसका डायमेंशन हो गया mL², T⁻², A⁻⁻1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन होता है mL², T⁻², A⁻⁻1। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या होता है। सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मतलब कोई कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो करंट इंड्यूस होता है, उसका मेन कॉज क्या है, तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यही मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू जब चेंज होता है तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कॉइल में कैसे इंड्यूस होता है, किसने कब ऑब्जर्व किया था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है फैराडे, उनका एक सहयोगी थे हेनरी। फैराडे और हेनरी साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। तो फैराडे और हेनरी ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, और उस ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने एक नाम दिया, एक लॉ दिया, एक थ्योरी दिया, जिसको कहा जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू। यहां पर एक और टर्म देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। मान लेते हैं कोई एरिया है, सरफेस एरिया है ए, यहां का मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू है φ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी नाम से ही लग रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसको कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया, या कह सकते हैं φ/a। तो फाइ का वैल्यू होता है b × a/a, ए कट गया b। मतलब b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट सरफेस एरिया, और एक किसके बराबर होता है, तो यहां पर के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बराबर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दरअसल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है। ठीक है, थैंक यू।